अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि साउथ साइप्रस या ग्रीक साइप्रस आना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट या एज अ वर्कर या वर्क परमिट पे। असल में पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जो व्यूअर्स हैं, सबसे पहले तो उन सबका बहुत शुक्रिया जो जिन लोगों ने वीडियोस देखी, चैनल को सब्सक्राइब किया। माशाल्लाह से सब्सक्राइबर भी बढ़ गए हैं। पिछले 2 वीक से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम भी हो रहे हैं मिड टर्म कॉलेज में, उसकी तैयारी करनी थी, असाइनमेंट्स लिखनी थी। दूसरा जॉब भी, अभी काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि ईस्टर, अभी 1 महीने बाद ईस्टर होगा। तो मैं डेंटल लैब में जॉब करता हूँ, दांत बनाते हैं हम लोग। तो उसके लिए ईस्टर के लिए फिर काम बहुत बढ़ जाता है। तो नॉर्मली कॉलेज और असाइनमेंट लिखना, फिर काम काम में डेली की बेस पे ओवर टाइम भी लग रहा था मेरा 8 आवर्स से ज़्यादा मतलब। तो इसलिए मैं बहुत बिज़ी था, मैं चैनल को टाइम बिल्कुल नहीं दे सका। आप दोस्तों ने कमेंट्स में कई क्वेश्चन पूछे। इसके अलावा मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने दे दिया था। वहाँ से कई दोस्तों ने मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट किया, मुझसे कई क्वेश्चन पूछे। कई दोस्तों को मैंने जवाब दे भी दिया, कईयों को मैं नहीं दे सका क्योंकि मेरे पास भी टाइम, अभी रमज़ान भी है, फिर थोड़ी सी इबादत के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, तिलावत के लिए। वैसे भी रमज़ान में बंदा काम पे जाता है तो थोड़ा सा वो हिम्मत भी थोड़ी सी कम हो जाती है। इसलिए मैं आप लोगों के किसी को मैंने जवाब दे दिया, किसी को नहीं दे सका। तो मैंने सोचा कि बेहतर यही है कि उन वो जो क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं तो उस पे मैं एक वीडियो बना दूँ, तो सब लोग सुन लेंगे। तो हो सकता है और दोस्तों के ज़हन में भी वही क्वेश्चन हो, सबका फ़ायदा हो जाए। तो वही मैं कोशिश करूँगा कि वो उन क्वेश्चन के भी जवाब दे दूँ जो मुझसे पूछे गए हैं। साइप्रस स्टडी वीज़े पे आने के बारे में स्पेशली सब ने क्वेश्चन पूछा है और कई तरह के क्वेश्चन किए हैं। इसके अलावा भी जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने नहीं पूछी और अभी तक मैंने चैनल पे शेयर नहीं की, स्टूडेंट वीज़ा पे स्पेशली या वर्क परमिट पे साइप्रस आने के बारे में, नॉर्थ नहीं, मैं ग्रीक साइप्रस की बात कर रहा हूँ, साउथ साइप्रस की, ठीक है। तो मैं सबको शेयर कर दूँ वीडियो। मुझे नहीं पता कि कितने टाइम चलेगी, लेकिन अब आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। तो आप लोग अगर देखें तो आप ही का फ़ायदा होगा। जो लोग साइप्रस आने में इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। अच्छा, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड टू आवर वीडियो। ये मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, अब सारे क्वेश्चन याद नहीं थे तो मैंने लिख लिए। इसी से देख के पहले मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी तरफ से अगर कोई और इन्फॉर्मेशन है वो भी दे दूँगा, और अगर क्वेश्चन के साथ साथ मेरे ज़हन में इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं वो भी दे दूँगा, ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह वीडियो में मज़ा ज़रूर आएगा क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। भाई सबसे पहले क्वेश्चन तो ये किया गया है कि इनटेक कब है। एक भाई ने पूछा कि अप्रैल में इनटेक है कि नहीं। तो भाई साइप्रस में इनटेक साल में 2 दफ़ा होते हैं, अक्टूबर सेशन के लिए और फरवरी सेशन के लिए। फरवरी सेशन को बोलते हैं स्प्रिंग सेशन, ठीक है। और अक्टूबर वाले सेशन को फॉल सेमेस्टर, स्प्रिंग सेमेस्टर और फॉल सेमेस्टर। अब जिस भी इनटेक में आना हो, कम से कम डॉक्यूमेंट्स रेडी करना और सारा कुछ करने में 3-4 महीने रिक्वायर्ड होते हैं कम से कम। तो भाई बेहतर यही है कि बंदा 4 महीने पहले प्रोसेस शुरू कर दे, तैयारी शुरू कर दे, ठीक है। 4 महीने में हो जाता है, 4 या 3 महीने में हो जाता है। किसी के डॉक्यूमेंट अगर पहले से ही रेडी हैं तो जस्ट प्रोसेस में 2 महीने या 2.5 महीने भी काफ़ी हैं। तो इसका मतलब है कि अभी जो एडमिशन होगा वो अक्टूबर इनटेक के लिए होगा, फॉल सेमेस्टर होगा, अक्टूबर 2024 के लिए होगा। और अभी बेस्ट टाइम है, अभी से अगर कोई इंटरेस्टेड है तो अक्टूबर सेशन के लिए वो आ सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बंदों ने पूछा कि भाई इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड है कि नहीं है और कौन सा इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड है।
इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड है। अभी तक मैंने जितना भी पूछा, जिस कॉलेज के स्टूडेंट भी मुझे मुझे मिले, मेरे कॉलेज के अलावा, खासा कॉलेज के अलावा, जिसके भी, सब ने मुझे यही कहा कि इंग्लिश टेस्ट है। ठीक है, जो नॉर्मली रिकॉग्नाइज टेस्ट हैं, मतलब हर कोई जिससे वाकिफ़ है, जैसे कि आईलेट्स है, जैसे कि टफल है, जैसे कि पीटीई एक टेस्ट है। इंडिया वाले ज़्यादातर वो टेस्ट करके आते हैं, क्योंकि वो लोग एजेंट को उधर इंडिया में पैसे दे देते हैं, तो टेस्ट में अपीयर नहीं होते और उसका वो बना देते हैं। ठीक है, अभी मैंने कॉलेज की वेबसाइट से चेक किया, उन्होंने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं। मैं अभी उसकी स्क्रीनशॉट अभी शेयर करता हूँ, आप लोग वीडियो पास करके देख लें। इनमें से जो भी टेस्ट होगा, और हर टेस्ट के साथ उसका लिखा हुआ है कि कितना उसमें स्कोर या बैंड होना चाहिए, तो आप लोग फिर अप्लाई कर सकते हो। अभी वीडियो मैं शेयर करता हूँ, वीडियो को पास करो और चेक कर लो। एक भाई ने पूछा कि अगर यहाँ पर इलीगल आ गए साइप्रस में तो कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। अगर साइप्रस में इलीगल, साइप्रस बहुत अच्छी कंट्री है जॉब के लिए, पैसा कमाने के लिए। यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़बरदस्त है। मतलब आप सिटीज़ में रहते हो तो यहाँ इससे अंदाज़ा कर लें कि भाई हर बिल्डिंग में लिफ्ट है, एक नहीं दो दो लिफ्ट। कोई ऑपरेटर नहीं है पाकिस्तान की तरह लिफ्ट के अंदर, आप खुद ही लिफ्ट को चलाओगे, जिस फ्लोर पे जाना है, जहाँ पे जाना है। मतलब बहुत हाई स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। ठीक है, यूरोप की किसी अच्छी कंट्री से कम नहीं है। जॉब्स भी आप आजकल बहुत अच्छी हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि जॉब्स की कंडीशन बहुत अच्छी है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बंदा लीगल होगा और उसको जॉब अलाउ होगी और उसको जॉब नहीं मिलेगी। पहले ऐसा नहीं था, मैं 10-12 साल पहले जब साइप्रस में था उस वक्त ऐसी कंडीशन नहीं थी। लेकिन ये सब कुछ है लीगल बंदे के लिए। इलीगल बंदे के लिए यहाँ पर हालात बहुत टफ हैं, बहुत सख्ती है। पुलिस वाले, माइग्रेशन वाले छापे लगाते हैं, रास्तों में लोगों को पकड़ के डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। किसी भी टाइम पे आपको, अगर आप इलीगल हो, आप पकड़े जाने का आपको ख़तरा है। जॉब आपको नॉर्मली नहीं मिलती, और अगर मिल भी जाती है तो भी आपको ख़तरा होता है, घर से बाहर निकलने में आपको ख़तरा होता है। यहाँ से आगे इलीगल बंदा मूव नहीं हो सकता। लीगल बंदा यहाँ से आगे भी मूव हो सकता है, शेंजन कंट्री में जा सकता है। उसका अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत आसान तरीका है कि बगैर किसी एजेंट के बंदा खुद भी आगे जा सकता है। लेकिन सब कुछ ये फैसिलिटी साइप्रस की अच्छी लाइफ की सब लीगल बंदे के लिए है। इलीगल बंदे की लाइफ यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो जस्ट पैसा कमा सकता है, वो भी उसकी किस्मत पे, लक पे डिपेंड करता है। अगर उसको कहीं अच्छी सी जॉब मिली, किसी ने रख लिया जॉब पे, तो पैसा कमा सकता है। बाकी उसको कोई बेनिफिट यूरोप की लाइफ के नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इलीगल बहुत बड़ा मसला है। इलीगल आने का मेरा अगर कोई मशवरा समझता है तो इलीगल आने का सोचें भी ना। एक भाई ने पूछा कि कतर से साइप्रस आने का कितना खर्चा है, मैं शेफ़ हूँ। तो भाई कतर से आओ, कहीं से भी आओ, तकरीबन सेम खर्चा है। साइप्रस अगर आप लीगल आते हो स्टूडेंट वीज़े पे या वर्क परमिट पे, स्टूडेंट वीज़े पे अगर आप विदाउट किसी कंसल्टेंट के प्रोसेस करते हो खुद ही अपना कॉलेज के थ्रू, तो आपकी सिर्फ एक साल की एडमिशन फ़ीस लगेगी, जो कि तकरीबन 5-5.5 हज़ार यूरो बनती है। आप कतर से करते हो, आप चाहे पाकिस्तान से करते हो, आप दुनिया के किसी भी कंट्री से करते हो। वर्क परमिट पे आते हो तो हर बंदे की अपनी किस्मत है। अगर कोई आपको फ्री दिला सकता है तो आप दुनिया के किसी भी कंट्री से फ्री आ सकते हो। अगर नहीं तो वो एजेंट आपको जितने का बेचेगा वर्क परमिट, उतना आपका खर्चा होगा। एक भाई ने पूछा एजेंट के बगैर क्या स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं एजेंट के बगैर आया हूँ, खुद ही मैंने कॉलेज के एडमिशन ऑफिस से ईमेल के थ्रू राबिता किया। उन्होंने मुझे ईमेल में जो भी प्रोसेस बताया वो मैंने फॉलो किया, खुद ही सारा प्रोसेस किया। एक रुपया भी किसी को पे नहीं किया। ठीक है, कोई मसला मुझे नहीं हुआ, बहुत इजी है। कॉलेज के एडमिशन ऑफिस से जब आप ईमेल के थ्रू रब्ता करेंगे, वो आपको बारी, मतलब टाइम टाइम पे ईमेल भेजते रहेंगे। आप उसी प्रोसेस को फॉलो करें और आप सिर्फ कॉलेज की फ़ीस पे किए साइप्रस आ सकते हैं विदाउट किसी एजेंट के। ठीक है, एक भाई ने कहा कि भाई मेक वीडियो ऑन बेस्ट कॉलेज। तो भाई कॉलेजेस अब डिपेंड करते हैं कि किसी का इरादा क्या है। उसके लिए बेस्ट कॉलेज उसके इरादे के मुताबिक होगा। अगर किसी का इरादा है यहाँ पे जस्ट आना, लीगली कॉलेज वगैरह न जाना,
मतलब स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस वो यहाँ पे एज स्टूडेंट लीगल आना चाहता है और यहाँ पर एज स्टूडेंट लीगल रह के काम पैसा कमाना चाहता है, यहाँ लीगल रहने के सारे फ़ायदे वो हासिल करना चाहता है, उसका कॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसके लिए अभी तक जो मेरे नॉलेज में है, सिटी यूनिटी एक कॉलेज है, उधर अटेंडेंस का कोई नहीं चक्कर। आप पूरे सेमेस्टर में 1-2 दफ़ा जाओ, जस्ट पेपर में अपीयर हो जाओ और चीटिंग वगैरह भी अलाउ होती है, ठीक है। तो उसके लिए वो कॉलेज बेस्ट है। कोई पढ़ने के लिए आना चाहता है, साथ साथ में मतलब वो पढ़ना भी चाहता है, डिग्री भी लेना चाहता है और साथ में लीगल रहने के फ़ायदे, जॉब्स वगैरह वो भी करना चाहता है। तो अच्छे अच्छे कॉलेज भी हैं, जैसे मेरा कॉलेज है कासा कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है। आपको पढ़ना पड़ेगा, वो ज़बरदस्ती पढ़वाएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको आपकी अटेंडेंस वो मांगेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में चीटिंग अलाउ नहीं होगी, डिग्री आपकी आपको मिलेगी तो उसका कुछ फ़ायदा होगा। तो उसके लिए फिर वो कॉलेज बेस्ट है। इसके अलावा हमारे कॉलेज कासा के अलावा है अमेरिकन कॉलेज, वो भी उसकी भी रेपुटेशन अच्छी मैंने सुनी है। वैसे मुझे ज़्यादातर कॉलेज के अंदर के डीप के हालात का पता नहीं, लेकिन कासा में मैं खुद पढ़ता हूँ तो मुझे पता है। और सिटी यूनिटी में हमारे घर में इंडियन लड़के हैं वो पढ़ते हैं, उनसे मैंने स्टोरीज सुनी है। तो इन दोनों का तो मैंने बता दिया। अमेरिकन कॉलेज में मेरे एक दोस्त में ने पढ़ा था, उसका मुझे इसलिए थोड़ा सा पता है कि उसकी भी रेपुटेशन अच्छी है। इसके अलावा मेरा एक और दोस्त है बांग्लादेश का, एक वीडियो में भी मेरे साथ था, वो सीडीए कॉलेज में पढ़ता है। उनका कॉलेज मीडियम है, ठीक है, अटेंडेंस थोड़ी बहुत मांगते हैं और एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत वो कर देते हैं, रिलैक्सेशन दे देते हैं। और वो मीडियम है, ना बहुत बुरा है ना बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या है, मेगा वीडियो ऑन कॉलेज एडमिशन। कॉलेज एडमिशन पर वीडियो बनाओ, एक भाई ने पूछा है। भाई मैंने बनाई हुई है पहले से, आप मेरे चैनल पे जाओ, उधर देखो एडमिशन प्रोसेस और स्टूडेंट वीज़ा, शायद इसी नाम से एक वीडियो है। तो वो वहाँ पे चैनल पे जाके आप देख लो। तो कॉलेज का A to Z मैंने सारा एडमिशन प्रोसेस बताया है उसमें, ठीक है। अच्छा, एक भाई ने पूछा कॉलेज से राब्ता कैसे करना है। तो बहुत इजी है, आप जस्ट कॉलेज का नेम अगर आपको पता है, जैसे कि हमारा कॉलेज है कासा कॉलेज, ठीक है, आप गूगल में जाओ, कासा कॉलेज लिख दो, उनकी उनका पेज आ जाएगा। उसकी उस पे जो वेबसाइट है उसको क्लिक करो, कासा कॉलेज की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसमें आप देखो इंटरनेशनल एडमिशन में जाओ, एडमिशन में इंटरनेशनल स्टूडेंट पे जाओ, इंटरनेशनल स्टूडेंट को क्लिक करोगे तो वो सारा प्रोसेस आपको बता देंगे कि इतनी फ़ीस है और ये प्रोसेस है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। पहले आप पढ़ लो, फिर उसके बाद उधर एडमिशन ऑफिस की ईमेल होगी, उस पर ईमेल कर दो कि भाई मैं पाकिस्तान से हूँ या फलां जगह से हूँ और मैं एडमिशन करना चाहता हूँ अक्टूबर इनटेक के लिए। अभी अक्टूबर इनटेक आने वाला है, बहुत ईजी है। एक भाई ने पूछा मुझसे, व्हाट्सएप पे भी रब्ता किया था, मेसोयस, पता नहीं ये ऐसा कोई कॉलेज है मेसोयोस। उसने कहा कि भाई वो पेड इंटर्नशिप देते हैं 1000 यूरो, मतलब आप उधर स्टूडेंट हो गए तो आप साथ में 1000 यूरो का काम भी दिलवाएंगे। मेरा वैसे नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से झूठ मूठ आपको कुछ नहीं बता सकता। हाँ, ये है कि कॉलेज वाले आपको इंटर्नशिप कोशिश करते हैं, जब आपके 6 महीने पूरे होते हैं फिर वो आजकल होटलों में असल में स्टूडेंट के लिए जॉब्स की बड़ी गुंजाइश है, होटल्स के लिए इनको बंदे चाहिए, तो वो कॉलेज वाले उनका राब्ता होता है होटल्स के साथ, तो वो आपको लगा सकते हैं। मतलब पार्ट टाइम जब आपकी स्टडीज़ होती हैं उस टाइम पे आपको पार्ट टाइम जॉब अलाउ होता है 20 आवर्स विद इन अ वीक, ठीक है। और जब छुट्टियां होती हैं कॉलेज की, मतलब जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने छुट्टियां होती हैं कॉलेज की, और दिसंबर में भी छुट्टियां होती हैं, 15 डेज़ हैं शायद दिसंबर में या 3 वीक्स हैं। तो इन डेज़ में आपको फुल टाइम 8 आवर पर डे वर्क अलाउ होता है, तो वो आपको उस टाइम पे होटल में लगा देते हैं कॉलेज वाले। इसको नॉर्मली इंटर्नशिप इसी को कहते हैं। ऐसे मैंने नहीं सुना, ना मुझे यकीन है कि ऐसा होगा कि भाई आप जो ही आएंगे तो आपको साथ में 1000 यूरो जॉब पे भी लगा देंगे कॉलेज वाले एज इंटर्नशिप। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होता है, शायद उसके साथ किसी कंसल्टेंट ने उसको बहलाने फुसलाने के लिए झूठ बोला होगा, ठीक है। आगे भाई ने पूछा है कंसल्टेंट कंसल्टेंट ऑफ साइप्रस इन पाकिस्तान। पहले था हमारे कॉलेज का, कासा कॉलेज का, पाकिस्तान में। फर्स्ट टाइम मैंने प्रोसेस उसके थ्रू किया था।
उसने वो कोई कंसल्टेंसी नहीं लेता था। कॉलेज के कंसल्टेंट का मतलब होता है कि वो अपनी कोई फ़ीस नहीं लेता, वो सिर्फ जस्ट आपका प्रोसेस करता है और कॉलेज से उसको कमीशन मिलता है। अभी मुझे नहीं पता कि किस कॉलेज का कंसल्टेंट कहाँ पर पाकिस्तान में है या है भी कि नहीं है। हमारे कॉलेज का कासा कॉलेज का अभी नहीं है, ठीक है। मेरा एक दूसरा दोस्त है, उसने मुझे कहा था कि अमेरिकन कॉलेज से मैंने रब्ता किया था, तो उन्होंने मुझे पाकिस्तान में उनका जो कंसल्टेंट है उसका नंबर दिया था। शायद अमेरिकन कॉलेज का कंसल्टेंट पाकिस्तान में हो। एक क्वेश्चन बड़े भाइयों ने बहुत ज़्यादा पूछा है कि स्टडी गैप मेरा इतना है और स्टडी गैप इतना है और स्टडी गैप इतना है, स्टडी गैप कवर करना होगा कि नहीं कवर करना होगा और कितना स्टडी गैप एक्सेप्टेबल है। तो वही, साइप्रस अगर बहुत अच्छी कंट्री है, यकीन मानो बहुत अच्छी कंट्री है, लेकिन हम लोग लकी हैं कि इधर स्टडी गैप का कोई मसला नहीं है। साइप्रस का वीज़ा आप समझ लो कि बस 100% है, रिफ्यूज़ नहीं होता अगर आप जस्ट रिक्वायरमेंट पूरी कर लो बस। और रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है, स्टडी गैप आपका जितना भी हो, जितने भी साल हो, नो प्रॉब्लम। आपके कम से कम एफ़ए, अगर आप बैचलर के लिए आते हैं तो आपके कम से कम एफ़ए में, इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इंग्लिश का टेस्ट आपका पास होना चाहिए, आइलेट्स है या जो भी है वो अभी आप लोगों ने देख लिया। आपका मेडिकल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपके पास 7,000 यूरो की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो बस अटेस्टेड, ये सारी चीज़ें अटेस्टेड होनी चाहिए। आपका वीज़ा डन है। अगर कॉलेज ने इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आपको एडमिशन लेटर इशू कर दिया तो आपका वीज़ा डन है, ठीक है। तो स्टडी गैप की कोई टेंशन नहीं है, स्टडी गैप जितना भी हो। एक भाई ने पूछा कि फ़ीस किस बैंक से ट्रांसफ़र होती है। भाई, आपका पाकिस्तान में जिस भी बैंक में अकाउंट है, ठीक है। एक और भाई ने भी क्वेश्चन किया था कि भाई अगर अपने अकाउंट से ही फ़ीस ट्रांसफ़र कर दें और उससे पहले हम लोगों ने उससे स्टेटमेंट बनवा ली हो, साइप्रस डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में जो स्टेटमेंट चाहिए होती है, और बाद में फिर फ़ीस भी ट्रांसफ़र कर दें तो कोई मसला होगा। तो भाई इन दोनों के मैं अभी जवाब दे देता हूँ। एक तो ये कि आपका जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है आप उस बैंक से फ़ीस ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक नहीं है। मेरा अकाउंट था बैंक अल हबीब में, मैंने बैंक अल हबीब से फ़ीस ट्रांसफ़र की थी कॉलेज, ठीक है। दूसरी बात ये कि भाई कोई मसला नहीं है, आप पहले डॉक्यूमेंट्स तैयार करोगे। वीज़ा आपका डॉक्यूमेंट्स तैयार होने के 2 महीने 2.5 महीने बाद इशू होता है। डॉक्यूमेंट्स जब आप तैयार करते हो उसमें बैंक स्टेटमेंट आप उसी वक्त पहले बैंक में पैसे रख के बैंक स्टेटमेंट बनवा लो, फिर बेशक बैंक से पैसे निकलवा लो, कोई मसला नहीं है, या उसी बैंक के पैसों से ही फ़ीस ट्रांसफ़र कर दो और बेशक आपके अकाउंट में कुछ भी बाकी न रहे। कोई बैंक को फ़ोन नहीं करता, न एम्बेसी वाले न साइप्रस से चेक करने के लिए। बस वो जो डॉक्यूमेंट बैंक ने आपको दिया है वो जेन्युइन होना चाहिए और वो फॉरेन ऑफिस से और साइप्रस कंसुलेट से अटेस्टेड होना चाहिए, बस कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप किसी भी बैंक से ट्रांसफ़र भी कर सकते हो और ट्रांसफ़र करने के बाद पहले आप डॉक्यूमेंट बनवा लो स्टेटमेंट वाला, बाद में फ़ीस ट्रांसफ़र कर दो, कोई मसला नहीं है। एक भाई ने पूछा मेडिकल प्रॉब्लम हो तो पैसे लेकर पास हो सकता है। वो कहता है कि साइप्रस आने के बाद अगर इधर मेडिकल का मतलब पाकिस्तान से अगर किसी ने मेडिकल ब्लैक में बनवा लिया, मेडिकल फिट नहीं था वो और उसने बनवा लिया, तो इधर साइप्रस में आकर फिर वो पैसे से पास करवा सकता है। तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपके आके आपका मेडिकल होगा, वही मेडिकल जो पाकिस्तान से होता है। अगर उसमें कोई मसला हुआ तो आपको यहाँ पर कंट्री लीव लेटर इशू होगा कि हमारा मुल्क छोड़ दो, आपको कोई लीगल स्टेटस नहीं दिया जाएगा, कॉलेज वाले आपको एडमिशन नहीं देंगे, वो आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और आपको पाकिस्तान वापस भेजने की कोशिश करेंगे सब लोग, माइग्रेशन वाले भी सब। इसलिए जिनका मेडिकल फिट नहीं है वो फिर ना ही आएँ तो बेहतर है। क्योंकि उधर से अगर पैसों से पास करवा भी लिया अपनी कंट्री से तो साइप्रस आगे फिर इधर मसला होगा, उसके लिए वो लीगल नहीं रह सकता बंदा। पहुंच तो सकता है, आप पहुंच तो जाएगा साइप्रस, लेकिन इधर फिर वो आप लीगल नहीं होंगे, आपको लीगल कोई भी डॉक्यूमेंट इशू नहीं होगा। अच्छा भाई, स्टडी वीज़ा वालों को पासपोर्ट कितने टाइम बाद मिलता है? वैसे इस भाई का
हाँ, जो कमेंट था बड़ा इंटरेस्टिंग था। इस पे मैंने उसको कमेंट करके दिया था कि भाई सवाल तो ये बनता है कि आप पूछो कि पासपोर्ट मिलता भी है कि नहीं मिलता। आपने तो सीधा पूछ लिया कि कितने टाइम में मिलता है। ठीक है ना, फनी मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन। एनीवे, इसका आंसर बहुत सिंपल सा है भाई। साइप्रस की जो सिविल रजिस्ट्री एंड माइग्रेशन डिपार्टमेंट एक वेबसाइट है। आप खुद भी पाकिस्तान से या अपनी कंट्री से, जिस कंट्री के भी आप व्यूअर हो, गूगल पे जाके आप दे दो, उधर लिखो सिविल रजिस्ट्री एंड माइग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइप्रस, वेबसाइट आ जाएगी। वो खोल के उसमें चेक करो सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन, उसमें एक ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी डिटेल आ जाएगी। रूल ये है स्टूडेंट के लिए कि अगर आपने पिछले 7 सालों में 7 साल साइप्रस में गुजारे हैं, जिसमें से आपका जो पिछला 1 साल है 12 महीने, उसमें आपने साइप्रस से एग्ज़िट नहीं किया। बाकी 6 सालों में एग्ज़िट किया भी है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन पिछले 1 साल में 12 महीनों में एग्ज़िट नहीं किया। आप साइप्रस में थे 12 के 12 महीने और सारे आपके 7 साल पूरे हो गए हैं एज स्टूडेंट, तो आप सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन साइप्रस का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो, साइप्रस की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए अपनी रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, ग्रीक लैंग्वेज भी है और भी है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको वो अलाउ करते हैं। आपका केस वो देखेंगे कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। अगर तो उन लोगों ने जाना कि भाई हाँ ये बंदा, इसको देनी चाहिए सिटीजनशिप, तो आपको साइप्रस का पासपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, 500 यूरो उसकी एडमिशन की फ़ीस होती है। अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई तो 500 यूरो आपको और फिर देने होंगे। ठीक है, और अगर रिजेक्ट हुई तो साथ में वो आपको रीज़न भी बताएंगे कि क्यों रिजेक्ट हुई। अब मैंने यहाँ पे देखे हैं, कईयों से सुना है कि भाई कई लोगों को, स्टूडेंट्स को भी, बांग्लादेश के स्पेशली कई स्टूडेंट्स को सिटीजनशिप मिली है। ये स्टूडेंट उन्होंने 7 साल गुजारे, उनको मिली है। मैंने कई लोगों से ये भी सुना है कि उनकी रिजेक्ट हुई है। मेरा अपना एक दोस्त था पाकिस्तान से, अभी वो इटली में है। उसने साइप्रस में 10-11 साल गुजारे थे, उसने सिटीजनशिप अप्लाई की, उसको नहीं दी, उसकी रिजेक्ट हुई। लेकिन रूल है, और मेरा ख्याल है कि अगर आप 100% रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरे तो सिटीजनशिप शायद मिलती है स्टूडेंट को भी। ठीक है, लेकिन रूल यही है जो मैंने आपको बताया। अच्छा भाई, और क्वेश्चन है कॉलेज की फ़ीस अगर बैंक, अच्छा ये तो मैंने क्वेश्चन इसका आंसर दे दिया कि हाँ, पहले आप स्टेटमेंट बनवा लो, बाद में ट्रांसफ़र कर दो, कोई मसला नहीं है। एक ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है, साइप्रस आते वक्त क्या क्या चीज़ें साथ लेके आनी चाहिए। ये भाई आपको सैल्यूट है जिसने ये क्वेश्चन पूछा है, ज़बरदस्त। क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम आया था, मुझे नहीं पता था, तो मैं कई चीज़ें अपने साथ नहीं लेके आया था इधर, फिर वो बहुत महंगी थी, तो फिर लाइफ को सेट करना आते ही बहुत मुश्किल होता है। भाई देखो, इस दफ़ा जब मैं आ रहा था तो मुझे पता था कि मुझे किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने तकरीबन सारी चीज़ें अपने साथ में लेके आया। बर्तन वगैरह कुछ भी साथ लेके आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप फुल फर्निश्ड रिहाइश आपको तकरीबन फुल फर्निश मिलती है, जिसमें फर्नीचर, जिसमें चेयर, जिसमें टेबल, जिसमें किचन में बर्तन, सब कुछ होता है। आपको बर्तन वगैरह तो कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं। जो अपने इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ज़्यादातर यहाँ पर पैंट शर्ट ही चलता है। शलवार कमीज़ में बाहर बंदा जाए तो उसको बहुत अजीब अजीब लगता है, क्योंकि कोई शलवार कमीज़ नहीं पहनता। शलवार कमीज़ अपने साथ या अपना जो भी लिबास है वो लेके आएँ सिर्फ घर में यूज़ करने के लिए, ईज़ी, घर में ईज़ी रहने के लिए। मैंने मेरे पास है शलवार कमीज़, मैं घर में पहन लेता हूँ, ईज़ी हो जाता हूँ। बाहर तो आपको पैंट शर्ट ही, तो अच्छी बात है कि आप पैंट शर्ट ज़्यादा अपने, जितने ज़्यादा आप पाकिस्तान से लेके आ सकते हैं, लेकिन जीन्स वाले जो लड़के या लड़कियां हैं, यंग जो हैं, अच्छा ये वीडियो सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, जो जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, ये लड़कियों के लिए भी सेम रूल्स हैं। अगर कोई व्यूअर, मैंने वैसे चेक किया था तो फीमेल भी कुछ व्यूअर हैं, बहुत कम हैं, लेकिन मेरे चैनल की हैं। तो पाकिस्तान पाकिस्तान ज़रूरी नहीं है, जो एशियन कंट्रीज जितनी भी हैं, अगर फीमेल भी एज स्टूडेंट या एज वर्क परमिट पे आना चाहती हैं तो सबके लिए रूल्स सेम हैं। ठीक है, तो जो यंग जनरेशन है वो सिर्फ जीन्स ही पहनती है। कपड़े का जो पैंट होता है वो ये लोग सिर्फ शादी ब्याह पे या किसी ख़ास फंक्शन में पहनते हैं।
नॉर्मली जीन्स ही पहनते हैं। पाकिस्तान या हमारे एशियन कंट्रीज़ की तरह नहीं है कि आप नॉर्मली डेली लाइफ में भी कपड़े का पैंट यूज़ करके बाहर जाओगे, लोग हंसेंगे, क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं वो बाहर जीन्स नहीं पहनते नॉर्मल डेली लाइफ में, बल्कि वो कपड़े का पहनते हैं। तो जीन्स के पैंट ही लेके आने हैं। पैंट्स हो गए, टी शर्ट हो गए, सर्दियों के लिए ब्लाउज़र हो गए। इसके अलावा जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, कंघी, नेल कटर, ठीक है, और भाई टूथब्रश और टूथपेस्ट, बस जो डेली इस्तेमाल की जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने साथ आपने लेके आनी है, ठीक है। अगर कोई लेके आ सकता है तो साइकिल का हेलमेट ले आओ, मोटरसाइकिल का हेलमेट ले आओ, ठीक है। वैसे इस पे एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, फिर वो इधर वीडियो लंबी हो जाएगी। हाँ, अपने साथ कंबल ले आओ, बेडशीट हो गया, और पॉलिएस्टर का सरहाना हो गया, पिलो, ठीक है। ये चीज़ें सब अपने साथ ले आओ, डेली इस्तेमाल। आप सोच लो भाई, सुबह से शाम तक, सोते वक्त तक आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है डेली लाइफ में, सिवाय बर्तन वगैरह के, तो वो सब चीज़ें साथ लेके आनी चाहिए। रेजर्स हो गए, शेविंग का सामान अगर कोई शेव करता है, कैंची हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें इधर आपके काम आएंगी। तो भाई ये तो थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने लिखे हुए थे, उन सब के मैंने आंसर दे दिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी मैंने लिखे नहीं, लेकिन मुझसे कई दोस्तों ने सवाल उस बारे में किया था, तो वो भी मैं आपको बता दूं। एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भाई कॉलेज में आना चाहिए, यूनिवर्सिटी में आना चाहिए। तो भाई जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन ली हुई है, तो यूनिवर्सिटी में नहीं आना चाहिए, कॉलेज में आना बेस्ट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे कि आप कॉलेज की फ़ीस 2500 यूरो है इधर आने के बाद, ठीक है। पाकिस्तान से कई दोस्तों ने ये भी पूछा कि पाकिस्तान से कम कितनी फ़ीस है, तो भाई मिनिमम 4850 यूरो आपको ट्रांसफ़र करने होते हैं पाकिस्तान से। अगर इतनी अमाउंट आपने ट्रांसफ़र नहीं की तो ये इधर रिक्वायर्ड है माइग्रेशन डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। तो आपका वीज़ा इशू नहीं होगा। इधर आने के बाद 600 यूरो आफ्टर अराइवल फ़ीस होती है। कई कॉलेज ऐसे होते हैं जो ये आफ्टर अराइवल वाले उधर ही मांगते हैं, तो मतलब 4850 के साथ फिर 600 यूरो और ऐड कर लो। ये कॉलेज की कम से कम फ़ीस है। तो अब अगर यूनिवर्सिटी की आप बात करें तो उसकी फ़ीस इससे ज़्यादा होगी, हो सकता है 6000 यूरो हो यूनिवर्सिटी की फ़ीस, ठीक है। और इधर आने के बाद फिर अगले साल से 1 साल की तो पाकिस्तान से बंदा या अपनी कंट्री से पे कर देता है। मेरे असल में ज़हन में पाकिस्तान है, तो नहीं तो प्रोसेस सबके लिए सेम है। जो बाकी व्यूवर्स हैं इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश या जो भी है, सबका सेम है। तो भाई पाकिस्तान से फ़ीस मतलब अपनी कंट्री से फ़ीस इतनी ही है, 4850 या 600 यूरो और साथ में ऐड कर लो। ये कम से कम फ़ीस है, इससे कम काम नहीं होगा। अगर आप कॉलेज में आते हो, यूनिवर्सिटी में आते हो तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो 6000 है, ठीक है। इधर आने के बाद अगले साल से आपका जितना भी स्टे है साइप्रस में, फिर फीस होगी भैया 2500 यूरो, 2500 यूरो कॉलेज की। यूनिवर्सिटी की कितनी होगी? कम से कम 4000 यूरो होगी। तो यूनिवर्सिटी में आना नहीं बेस्ट, क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटी में आपको फुल टाइम पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ आप जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। दूसरा, उसकी फ़ीस भी ज़्यादा है। तो वही बेस्ट है कॉलेज में आना। अगर आप साइप्रस आना चाहते हो तो मेरा मशवरा है कॉलेज में ही आओ। दूसरी बात ये कि कई दोस्तों ने पूछा कि भाई मैं शिफ्ट हूँ, कोई कहता है कि मैंने मास्टर किया हुआ है फ़लाँ चीज़ में मुझे कौन सी जॉब मिलेगी, ठीक है। और भाई तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप एजुकेटेड हो, आपने मास्टर किया है, आपने इंजीनियरिंग की है, तो आपको उसी फील्ड में जॉब मिलेगी। आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, हो सकता है कि आपको मिल भी जाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ हुनर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे काम आते हैं। जैसे कि मैं डेंटल टेक्नीशियन था, तो मुझे जॉब इजीली किसी भी लैब में मिल सकती है और मैं वही जॉब करता हूँ। कोई अगर मोबाइल रिपेयर का काम जानता है तो उसकी भी शॉप्स हैं। हम एशियंस लोगों की शॉप हैं, इंडियन की शॉप्स हैं, उसमें भी आपको जॉब इजीली मिल सकती है। कोई फर्नीचर का काम जिसको आता है उसको उसकी जॉब मिल सकती है। कोई गाड़ियों के इंजन का मैकेनिक है तो चांस है कि उसको जॉब मिल जाए। कोई एसी टेक्नीशियन है, कोई वॉशिंग मशीन टेक्नीशियन है, हुनर जितने भी हैं वो यहाँ पे काम आ सकते हैं।
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें जॉब मिलेगी। तो ये सोच के मत आएँ कि भई मैं या ये मुझसे कई लोगों ने पूछा कि मैं ऐसा क्या काम उधर सीख के आऊँ, ठीक है? तो वही अगर आप कुछ भी सीख के नहीं आते तो यहाँ पर तकरीबन सैलरी सेम होती है। आप जहाँ पर भी जॉब करोगे मिनिमम वेज आपका उतना ही होगा, तकरीबन 1000 यूरो तक सैलरी बनती है। 900 1000 यूरो तक, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल होगे तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन अभी जो मैंने कुछ चीज़ें बताई अगर इसका हुनर आपके पास है तो उम्मीद है कि आपको इन्हीं में जॉब हो सकता है कि मिल जाए, ठीक है? कोई शेफ़ है ज़बरदस्त किस्म का तो उसको भी इधर हमारे एशियंस के भी रेस्टोरेंट हैं और उसमें भी उसको जॉब मिल सकती है। हमारे घर में एक इंडियन है, वो इंडिया से शिफ्ट था, तो वही उस वो इधर जॉब करता है। बहुत ज़्यादा उसका काम होता है, मतलब वो रात को सिर्फ 6-7 घंटे के लिए ही बस उसको नींद के मिलते हैं, बाकी सारा दिन काम और वीकेंड पे भी काम। लेकिन वो उससे मैंने पूछा तो वो कह रहा था कि मैं 2500 यूरो मुझे सैलरी मिलती है, 2500 यूरो, ठीक है? अगर जो उसको काम तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन सैलरी भी उसकी काफ़ी ठीक-ठाक है। तो ये है एक प्लस पॉइंट कि जॉब्स कोई हुनर है तो चांसेस आपके ज़्यादा होंगे, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है, ये सोच के मत आएँ कि भई मुझे फ़लाँ कोई स्पेशल चीज़ करनी चाहिए और मैं मुझे फिर उसी में ही जॉब मिलेगी। जहाँ तक वर्क परमिट की बात है तो भी ऐसा कुछ नहीं है सऊदीया या गल्फ़ कंट्रीज़ की तरह कि आपने कोई ख़ास चीज़ में स्पेशलाइज़ेशन की है तो आपको उस चीज़ का वर्क परमिट मिलेगा। यहाँ पर नॉर्मली वर्क परमिट सिर्फ़ वो इश्यू होते हैं जो इनको इधर लेबर लोकली अवेलेबल नहीं होती। तो वो ज़्यादातर ऐसे प्रोफ़ेशनल या बहुत हाई-फ़ाई काम नहीं होते, क्योंकि उनके लिए इनके पास नॉर्मली बंदे इधर मिल जाते हैं, अच्छी-अच्छी सैलरी और साफ़-सुथरे कामों वाले। अच्छा, कई दोस्तों ने साइप्रस की लाइफ़ के बारे में थोड़ा मैंने वैसे बता भी दिया कि स्टैंडर्ड लाइफ़ है, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट होता है या वर्क वर्क परमिट वाला, तो उनके लिए यहाँ की लाइफ़ कैसी है नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ। भई, आप यहाँ पे जब लीगल होते हो, आपको रेज़िडेंस परमिट मिलता है। आप उस रेज़िडेंस परमिट पे गाड़ी खरीद सकते हो, जायदाद खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी वगैरह। आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो, ठीक है? आपका आपको जॉब अलाउ होती है तो आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट बनता है स्टूडेंट का। जो जॉब पे आते हैं उनका तो ऑलरेडी जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपकी सोशल इंश्योरेंस पे होती है, जैसे कि परमानेंट रेज़िडेंट के लिए जो लॉ है, ठीक है? आप अपने रेज़िडेंस परमिट अगर आपके पास है तो आप अपने लिए अकोमोडेशन सर्च कर सकते हो। तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि मैं रिहाइश का क्या करूँगा, वही जगह-जगह पे घर के बाहर वो लगा होता है, यानी कियाज़ेते, ये जिसका मतलब है फॉर रेंट, नंबर साथ में होता है। आप जस्ट कॉल करो और उसको बोलो कि भई मैं लीगल हूँ और मेरे पास रेज़िडेंस परमिट है और मुझे रिहाइश चाहिए। वो आपको बोल देगा आके देख लो। तो इसके अलावा जितने भी लीगल गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ हैं, आप वहाँ पे जा सकते हो। इनके जो यहाँ पे रेज़िडेंट हैं, आपकी आप उनके इक्वल हो। जो भी लॉ इनके लिए है, वो आपके लिए है, नॉर्मली आपके लिए है। कुछ ऐसे लॉज़ होंगे जो सिर्फ़ सिटीज़न्स के लिए होंगे, लेकिन नॉर्मली कोई भी चीज़ आप भी अवेल कर सकते हो। जैसे कि मतलब गाड़ी आपको रेंट पे चाहिए, मोटरसाइकिल आपको रेंट पे चाहिए, आपको इंस्टॉलमेंट पे मोटरसाइकिल खरीदनी है, आपको गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे खरीदनी है, सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं अगर आप लीगल हैं, आपके पास रेज़िडेंस परमिट है तो। अच्छा, एक और बात, ट्रीटमेंट मतलब इलाज, अगर आप अल्लाह ना करे कोई बीमार होता है तो भाई ट्रीटमेंट भी तकरीबन फ्री ही समझें। स्टूडेंट का तो भाई इधर आते ही हेल्थ इंश्योरेंस होती है, उन्हीं पैसों में से जो कि फ़ीस हम ट्रांसफ़र करते हैं, एक्स्ट्रा पैसे कोई नहीं लगते। उन्हीं पैसों में से कॉलेज वाले आपकी हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं। और जब आप बीमार होते हो तो हॉस्पिटल में आपकी ट्रीटमेंट फ्री होती है। अब मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मेरा ख़्याल है कि सालाना 20,000 यूरो है या इससे ज़्यादा है। इतना खर्च अगर आप पे आता है तो ट्रीटमेंट आपकी फ्री है। कैसे फ्री है? 90% फ्री है, सिर्फ आप 10% पे करोगे। मैं जब फर्स्ट टाइम था तो मेरी सर्जरी हुई थी हॉस्पिटल में, उस पे तकरीबन 1100 यूरो खर्चा आया था। मैंने सिर्फ 110 यूरो पे किए थे, बाकी सब इंश्योरेंस की तरफ से पे हुआ था। तो
ट्रीटमेंट फ्री है। आप हॉस्पिटल में जाओगे, आपको सिर्फ 10% पे करना होगा, बाकी आप पे तकरीबन मेरा ख्याल है 20,000 यूरो या इससे ज़्यादा अमाउंट है सालाना। उस ट्रीटमेंट आपकी जब होगी, हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, सर्जरी होनी पड़ेगी, जो भी है वो आपकी फ्री होगी, आप सिर्फ 10% पे करोगे। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है लीगल बंदे के लिए। जो वर्क परमिट पे होता है उसकी भी हेल्थ इंश्योरेंस होती है। अब मुझे नहीं पता कि उससे 10% काटते हैं या नहीं, 10% भी नहीं काटते। मैं वैसे अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ट्रीटमेंट उसकी भी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, उसकी भी ट्रीटमेंट फ्री होती है। और अभी मैं 1 महीने तक बिज़ी होऊंगा, तकरीबन 4-5 मई तक, क्योंकि उस वक्त तक काम भी बहुत ज़्यादा है और कॉलेज में मेरा एग्ज़ाम और सारा क्लासेस वगैरह। उसके बाद फिर थोड़ा सा जब मैं रिलैक्स होऊंगा, फिर आपको मैं इंशाल्लाह चैनल को और आप लोगों को टाइम मुझे देना इजी होगा, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि रोज़ा भी था, मैंने फुल डे काम भी किया है, फिर आके आते ही खाना पकाना सारा कुछ खुद ही करना होता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि वे ऐसे मैं सोच रहा था कि गर्ल्स के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊं। हमारे साथ कॉलेज में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हैं, स्टूडेंट आती हैं, और गर्ल्स के लिए भी यहाँ पर जॉब के चांसेस हैं। ये ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं आ सकती और उनको काम नहीं मिलता। स्पेशली मैंने जो गर्ल्स देखी हैं ज़्यादातर वो काम होटल्स में करती हैं। ठीक है, एज अ वेटर हो गया, एज अ शेफ़ हो गया होटल में, और या फिर वो पेरेप्टेरो होता है, मतलब 24 आवर शॉप होती है, उसमें एज वो जो जिसको दुकानदार बोलते हैं, जो भी चीज़ें वगैरह बेचता है, उसमें भी मैंने लड़कियां देखी हैं, इंडियन बहुत सारी देखी हैं, फिलीपीन की देखी हैं, वो जॉब करती हैं। तो लड़कियों के लिए भी है चांसेस। तो देखते हैं फिर, अगर टाइम मुझे मिला। और मेरे साथ क्लासमेट्स हैं कॉलेज में, उनसे अभी तो मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन थोड़े से फ्री हो जाएं तो हो सकता है कि मैं उनसे इंटरव्यूज़ वगैरह करके कि वो जॉब कैसे मिली, कहाँ पे जॉब करती हैं, कितना कमाती हैं, तो उससे भी गर्ल्स को आइडिया हो जाएगा कि गर्ल्स के लिए भी दरवाजे साइप्रस के बंद नहीं हैं और लड़कियां भी आ सकती हैं। जहाँ तक रिहाइश की बात है, तो लड़कियों को भी रिहाइश मिल जाती है। कई ऐसे फ्लैट होते हैं जहाँ पे फैमिलीज रहती हैं, तो उनके पास घर में रूम खाली होता है, या अगर 4-5 गर्ल्स फ्रेंड्स हैं तो वो अपने लिए एक फ्लैट 2 कमरों का रेंट पे ले सकती हैं। और तो हैं चांसेस वैसे उनके लिए भी, लड़कियों के लिए भी। इसके अलावा आप लोगों की दुआओं से मेरा रेजिडेंस परमिट साइप्रस का आ गया है, तो ये भी बहुत खुशी की बात है। आप लोगों की दुआएं थी इस पे। अब मैं यूरोप की कम से कम 5-6 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि वीज़ा फ्री हैं और मैं विज़िट पर्पज़ के लिए जा सकता हूँ। उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो कभी बनाएंगे। ठीक है, तो दुआ में याद रखिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। और भाई किसी भाई को अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो सॉरी, मेरे जहन में नहीं होगा, ले शायद मेरे जहन में नहीं होगा, नहीं तो मैं दे देता उसका भी। तो वो दोबारा क्वेश्चन करें और मैं फिर इंशाल्लाह टाइम निकाल के दोबारा दूसरी वीडियो बना दूँगा। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़।